नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस का। लाल किले पर हिंसा भड़काने वाला आरोपी गिरफ्तार, दीप सिद्धू करेगा किसान नेताओं की साजिशों का खुलासा। राज्यसभा से सांसदों की विदाई पर भावुक हुए पीएम मोदी, गुलाम नबी आजाद की जमकर की तारीफ। उत्तराखंड आपदा पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिया मदद का आश्वासन, राज्यसभा में दी विस्तृत जानकारी। भारी बवाल के बाद बिहार में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 नेताओं ने ली शपथ। किसान नेताओं की खुली पोल, आंदोलन को हवा देने वाले योगेंद्र यादव का दोगलापन आया सामने। नजर डालते हैं पहली खबर पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले पर हिंसा भड़काने वाले दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। सिद्धू पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। फरार चल रहे आरोपी को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अब तक दीप सिद्धू वीडियो के जरिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता आया था, लेकिन अब पुलिस का शिकंजा इस पर कसा जा चुका है, जिसके बाद किसान आंदोलन में हुई हिंसा को लेकर कई राज खुलने की संभावना जताई जा रही है। डॉक्टर मनीष, आखिर कैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया? कल रात 10:30 बजे दिल्ली पुलिस की एक टीम ने करनाल के पास एक जगह है जीरकपुर, वहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद से वो दिल्ली पुलिस के कब्जे में है और उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल पूछताछ का भी बिल्कुल ही इनिशियल फेज है, लेकिन इस दौरान ही इसने कई सारे ऐसे खुलासे किए हैं जिसकी वजह से कई सारे किसान नेता मुसीबत में आ सकते हैं। जैसे राकेश टिकैत के बारे में उसने बताया कि जिसमें वो फरार चल रहा था, जब इसके सिर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था, ये एक इनामी भगौड़ा था, उस वक्त इसने राकेश टिकैत से मुलाकात की और 6 फरवरी के दिन जो चक्का जाम का कार्यक्रम था उसमें वो शामिल हुआ था। कहने का मतलब ये है, अब राकेश टिकैत पे एक और इल्ज़ाम लग गया है कि जिस शख्स के ऊपर आतंकवादी होने का आरोप यूएपीए के तहत इनके ऊपर केस किया गया है, तो उसके साथ मिलना जुलना और उनको छुपाने का भी आरोप राकेश टिकैत के ऊपर लगा है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात जो सामने आई है, जो खुलासा हुआ है कि ये जो लगातार जो वीडियो अपलोड किया करता था, उसमें इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कैलिफोर्निया में रहती है, उसके साथ की है, वो इंटरव्यूज़ वगैरह लिया करती है यूट्यूब वगैरह पे, जिसका नाम रीना रॉय बताया जा रहा है। वो दरअसल ये दीप सिद्धू वीडियो रिकॉर्ड करके उसे भेजा करता था और कैलिफोर्निया से उसे अपलोड किया जाता था। मतलब ये एक शातिर बदमाश की तरह ये दिल्ली पुलिस को अपने लोकेशन की जानकारी नहीं दे रहा था। कहने का मतलब ये है कि दीप सिद्धू अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि इसने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि दीप सिद्धू जो लाल किले के पास आया था अपनी पूरी मंडली के साथ, ये सब के सब सिंधु बॉर्डर से आए थे और एक प्लान के साथ आए थे। इनका प्लान इंडिया गेट की तरफ जाना था, लेकिन वो परेड से के बाद तक वो वहाँ नहीं पहुँच सके, इसलिए ये पूरी की पूरी टीम यहाँ पहुँच आई लाल किले पे। सबसे बड़ा खुलासा इसमें यह भी हुआ है कि तरन तारण से जोगेंद्र नाम का एक शख्स था जो उस जगह पे झंडा फहराने का जिसने काम किया, वो एक सेवादार है 4-5 गुरुद्वारा में, इसका काम ही झंडा फहराने का है पुल पे चढ़ के। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो शुरुआती बातचीत में ही उसने कई सारे खुलासे किए हैं, जिससे किसान संगठनों के और उनके नेताओं की मुसीबत बढ़ सकती है। यानी कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब किसान नेताओं के लिए भी एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर राज्यसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद समेत 4 सांसदों को आज सदन में विदाई दी गई। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की। एक आतंकी घटना के बाद गुलाम नबी आजाद के साथ फोन पर हुई बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी सदन में भावुक हो गए। पीएम ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा कि वो यहाँ के घर में बगीचे को संभालते हैं जो कश्मीर की याद दिलाता है। डॉक्टर मनीष, क्या मायने हैं पीएम मोदी जिस तरीके से भावुक हुए सदन में गुलाम नबी आजाद की तारीफ की उन्होंने? देखिए, इसके बहुत ही गंभीर मायने हैं। जो सबसे बड़ी बात इस पूरे घटना से हुई है कि गुलाम नबी आज़ाद की विदाई हो रही है राज्यसभा से,
और इस दौरान उन्होंने जो विदाई भाषण जो उन्होंने दिया, इसमें दो बातें समझ में आती है। एक कि प्रधानमंत्री मोदी अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के जो प्रहार होते हैं, जो उनका क्रिटिसिज्म होता है, उसको वो अपने पर्सनल रिश्ते से बिल्कुल अलग रखते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी भाषण दिया। उन्होंने इस बात की तारीफ की कि किस तरीके से पर्सनल एंड पॉलिटिकल जो मसला है इसको ये किस तरह से अलग अलग रखते हैं, और कभी भी चाहे ईद हो, चाहे वो बकरीद हो, जन्मदिन का मौका हो, कभी भी गुलाम नबी आज़ाद को वो फ़ोन करने से नहीं चूके हैं। तो ये एक बात बताता है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। लेकिन इसके साथ जो इससे भी बड़ी बात है, जो एक शर्मनाक है, वो ये कि यही रिश्ता बीजेपी के लीडर्स का राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी उस तरह की राजनीति करते हैं जिसमें वो राजनीति कम और पर्सनल वो ज़्यादा करते हैं। अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने नारा दे दिया कि चौकीदार चोर है, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की भाषा गांधी परिवार करता है, और गांधी परिवार का जिस तरीके से बाकी दूसरे लीडर्स के साथ जो रिश्ते हैं, वो इस बात को बताता है कि गांधी परिवार वो राजनीति बहुत ही पर्सनल लेवल पे लेकर के जाते हैं। दोस्ती भी पर्सनल होती है और दुश्मनी भी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती है। और इसलिए आज का जो वाकया है, जो गुलाम नबी आज़ाद और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, जो रिश्ते हैं, उससे हर पॉलिटिकल लीडर को सबक लेने की ज़रूरत है कि आप राजनीति में एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए आप लोगों के बीच पारस्परिक जो पर्सनल रिश्ता है वो हमेशा मधुर होने चाहिए, तभी ये देश सरवाइव कर सकता है। यानी कि सदन में पीएम मोदी भावुक हुए, जिसके तहत उन्होंने विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड आपदा पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही यह आश्वासन भी दिया कि प्रधानमंत्री ने खुद भी हालातों पर नजरें बनाई हुई हैं, जिसके तहत बताया गया कि ये ग्लेशियर 14 वर्ग किलोमीटर बड़ा था। साथ ही इस आपदा में लापता लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। जानकारी के अनुसार ये भी बताया गया कि 20 लोगों की जान जा चुकी है और 6 लोग घायल हैं। वहीं 197 व्यक्ति लापता हैं, जिसमें एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के 139, ऋषि गंगा के 46 व्यक्ति और 12 ग्रामीण शामिल है। इसके साथ ही आईटीबीपी के 450 जवान, एनडीआरएफ की 5 टीम, भारतीय सेना और नेवी की 8 टीम और इंडियन एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। डॉक्टर मनीष, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सरकार की तरफ से मदद का आश्वासन दिया गया है, क्या लगता है उसके बाद किस तरह से इन जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाया जाएगा? देखिए, बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये जो टनल है वो करीब 3 किलोमीटर लंबा टनल है, और ये शुरू में ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस टनल में जहाँ पे खुदाई चल रही थी कि उसके करीब 250 मीटर के ऊपर एक और सब्सिडरी टनल है जिसमें ये लोग फंसे हो सकते हैं। और अगर वहाँ पे भी मलबा जमा मिलता है, अभी तक वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, अगर वहाँ पे भी मलबा जमा हुआ होता है और उन जो लोग फंसे हुए हैं वो किसी ओपन जगह पे नहीं है अंदर, तब तो उनका बचना अब मुश्किल सा लग रहा है। टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, अंदर कीचड़ बहुत ही ज़्यादा है, और दूसरी साइड से जो दूसरा मुहाना है जो टनल का, वो इतना दूर है कि उधर से भी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो एक मुश्किल भरी चुनौती है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लोग अभी लगे हुए हैं काम पे पूरी तरीके से। कई सारे लोगों 13 गांव जो कट गया है उसके लिए भी सरकार जो है अपना काम कर रही है। एक टेम्पररी ब्रिज बनाने की बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि सिचुएशन को तो अंडर कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। एक और खबर आई है कि इस बीच कि किस वजह से ये बाकायदा ये पूरी घटना घटी, तो लोग शुरू में ये आकलन कर रहे थे कि ग्लेशियर के फटने से ये पूरा बवाल मचा है, ये आपदा आई है। लेकिन इसरो ने सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए इसे एक एनालाइज करने की कोशिश की है, जिससे ये पता चल रहा है कि ये ग्लेशियर के टूटने या उसके खिसकने की वजह से ये नहीं हुई है। दरअसल इस जगह पे नंदा देवी जो पीक है उस जगह पे ये काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी और एक बहुत बड़ा मास वो अचानक से वो भरबड़ा कर वो नीचे गिरता है
और वो नदी के अंदर आ जाता है, जिस वजह से ये फ्लडिंग हुई है। तो ये ग्लेशियर का खिसकना ये अलग कहानी है, और अचानक से इसको आप कह सकते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब इस पे सारे लोग विवेचना कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से आगे ये जो वहाँ पे एनटीपीसी के जो दो डैम बने हुए हैं, एक छोटे और एक बड़ा सा, उसको आगे किस तरह से आगे के लेकर के जाना है, आगे किस तरीके से किन किन इलाकों में इस तरह की घटना ना हो, उसके ऊपर भी सरकार को चिंता करनी चाहिए। यानी कि सरकार के लिए यहाँ चुनौती खड़ी हो गई है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उधर बिहार में सरकार गठन के बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही गहमा गहमी अब खत्म हो गई है और आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। इस कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के 9 और जेडीयू के 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद अब बिहार सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या 31 हो गई है। इसमें बीजेपी कोटे से शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, सुभाष सिंह, आलोक रंजन, प्रमोद कुमार, जनक राम और नारायण प्रसाद ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा जदयू से श्रवण कुमार, मदन सैनी, लेसी सिंह, महेश्वर हजारी, संजय कुमार झा, जमा खान, सुमित कुमार सिंह, जयंत राज और सुनील कुमार ने शपथ ली है। डॉक्टर मनीष, आखिरकार विपक्ष ने कई सवाल उठाए कि मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। इतनी गहमा गहमी के बाद अब आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। दरअसल ये देरी नीतीश कुमार की वजह से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये देरी हो रही थी। वो देरी होने की वजह यह है कि अब जो नाम सामने आए हैं उसको देख के यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार यूनिट है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। इसमें जो कह सकते हैं कि जनरेशनल चेंज आप साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे अब तक नवल किशोर यादव हो या फिर सुशील मोदी हो, उनका वर्चस्व रहता था, अब इस लिस्ट को देखने के बाद यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने बिहार के यूनिट को बिल्कुल ही एक नया रंग, नए रूप को देने की कोशिश की है। और नए लोगों को, इसमें से अगर आप एक नाम छोड़ दें सम्राट चौधरी का, तो उसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जो पहले मंत्री रहा हो। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से आप मंत्रियों का चुनाव कर रहे हैं। अदरवाइज इस तरह की कैबिनेट बने और उसमें बड़े बड़े नाम ना हो, इसमें नवल किशोर यादव का नाम ना हो, जो पुराने लीडर्स जो बिहार में बीजेपी को अब तक संभालते रहे हैं, इनमें से कोई नाम इस लिस्ट में नहीं है। और इसी वजह से कि किन लोगों को क्या फार्मूले के तहत इस बार मंत्रिमंडल में लोगों को शामिल किया जाए, उसमें ही भारतीय जनता पार्टी में विलंब हो रहा था। और ये विलंब होने की वजह ये भी थी क्योंकि एक सेट फार्मूला होना चाहिए था। दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, नए लोग हैं, इनका उस तरह का भारतीय जनता पार्टी में उस तरह का रोल पहले कभी नहीं देखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यंग चेहरे हैं, जो 2 बार 3 बार एमएलए का चुनाव जीत गए हैं, उनको इस बार मंत्री बनाया गया है। ये अपने आप में बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप छोटे मोटे कार्यकर्ता भी हैं और लगातार आप चुनाव जीत रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आपको उसके लिए इज्जत नवाजा जाता है, आपको मंत्री बनाया जाता है। तो ये देरी बीजेपी की तरफ से थी। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री से एक सवाल किया गया था कि कब होगा, तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही बीजेपी की तरफ से लिस्ट आएगी हमारा कैबिनेट तैयार हो जाएगा। लिस्ट आ गई और आज शपथ ले लिया गया। यानी कि बड़े ही संयम के साथ बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें नए चेहरों को यहां मौका भी दिया गया है। उधर किसान आंदोलन को लगातार हवा देने वाले फर्जी किसान नेता योगेंद्र यादव का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी पोल खुलकर सामने आ गई। दर्शन पाल और राकेश टिकैत जैसों के साथ मिलकर किसान आंदोलन का चेहरा बने योगेंद्र यादव ने कभी खुद कृषि कानूनों को लाने की वकालत की थी, जिनका आज वो विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि किसानों को सीधे बाजार तक पहुंच मिलनी चाहिए। डॉक्टर मनीष, जब योगेंद्र यादव ने ये बात पहले ही कही थी कि किसानों को सीधी पहुंच बाजार तक मिलनी चाहिए, तो फिर आज क्यों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो? देखिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान संगठनों का, वो सारे थके हारे टायर्ड रिटायर्ड फूके हुए कारतूस जो चुनाव में अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं, ऐसे लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को जन्म दिया। इनको राजनीति करनी है। ये तो आपने बता दिया कि भाई ये जो सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल फेस इस आंदोलन का योगेंद्र यादव, वो बड़े ही अच्छे, बड़े ही चाव से जो अपनी वो पार्टी उन्होंने बनाई, वो स्वराज इंडिया, उसके ही वीडियो में वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इस देश में किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या ये है
कि ये जो बिचौलिए, ये जो मंडी वाले जो बैठे हुए हैं, ये 7 लेयर है। वो समझा रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर है, जो किसान है और जो उपभोक्ता है, उसके बीच माने सामान बनाने वाला और सामान खरीदने वाले के बीच 7 लेयर हैं दलालों के। और जब तक ये दलाल खत्म नहीं होंगे तब तक कृषि का सुधार नहीं होगा, किसान गरीब ही रहेगा। ये बड़े अच्छे से समझाते हुए वो बता रहे हैं। अब जो मोदी सरकार कानून लेके आई है, इन्हीं लोगों को हटा दी है। अब ये इन्हीं 7 लेयर के जो दलाल हैं, उनके पैसे को लेकर योगेंद्र यादव आंदोलन कर रहे हैं। ये विडंबना है, ये हिपोक्रेसी के सरताज हैं। ये लोगों को बेवकूफ़ बना करके, अफवाह फैला करके आंदोलन करने का ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आंदोलन जीवी, जो प्रोटेस्ट से ही अपनी जीविका चलाते हैं, ये ऐसे लोगों में से हैं। और सिर्फ योगेंद्र यादव की ही क्यों, राकेश टिकैत के फादर ये लगातार यही मांग करते आ रहे हैं। राकेश टिकैत खुद जब ये कानून पास हुआ था तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर उन्होंने इंटरव्यू दी थी और कहा था कि यही हम बहुत दिनों से चाह रहे थे, अब हमारी मांग पूरी हो गई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी जो सबसे बड़े, जो मनमोहन सिंह को बताते हैं कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मनमोहन सिंह स्वयं संसद के पटल पे वो कह चुके हैं कि ये जो बीच के जो बिचौलिए हैं, ये इन्हें जाना होगा, हमें जो है लिबरलाइज करना होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कृषि के अंदर हो, इसके लिए हमें कानून लाना होगा। तो ये सब के सब जो विरोध करने वाले जो लोग हैं, ये सब कुछ दिन पहले तक इसी चीज़ की चर्चा करते थे, यही मांग करके आंदोलन किया करते थे। और जब ये मांग पूरी हो गई है तो मोदी के विरोध के चलते ये नया तमाशा खड़ा कर रहे हैं। और अब एक एक करके ये धीरे धीरे एक्सपोज भी हो रहे हैं। यानी कि एक एक करके किसान संगठनों के इस आंदोलन की पोल खुलती जा रही है, जिसके बाद इन फर्जी किसान नेताओं का दोगलापन भी सामने आ रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।